जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये स्ट्रक्चर्ड पेपर में इसके तकरीबन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। प्लस एमसीक्यू में तो लास्ट के जो 3 4 होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। वैसे तो इनकी की टर्म्स लिखी हुई हैं, बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अच्छा सबसे पहले तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। देखिए जी, ये बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। आपकी जितनी भी अकाउंटिंग होती है, आप जितना भी परफॉर्म करते हैं बिजनेस को, ठीक है, तो ये जितनी भी आपके पास प्रोसीजर्स हैं अकाउंटिंग के, ये तमाम अंडर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करते हैं या पॉलिसीज के अंडर काम करते हैं। हर चीज़ की एक गाइडलाइन होती है। तो अकाउंटिंग की जो गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, इसको और मैं एलाबरेट कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली मीन। ठीक है, देखें, पाकिस्तान में अगर जो है आपने कोई लॉ पास करना हो तो आप कैसे करेंगे। मतलब आपको फर्ज करें कि कोई नया किस्म का क्राइम आपके मुल्क में होने लगा है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है, तो लॉ मौजूद नहीं है तो आप लोगों को पनिश भी नहीं कर सकते। तो वो किस तरीके से आप करेंगे, पार्लियामेंटेरियन जो है उस पर लॉ बनाएंगे। जब लॉ बनाएंगे तो लॉ से पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर बात भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब उस पर एक्चुअली इनिशिएट करें, उस पर लीगल टर्म्स निकालें, उस पर दुनिया का कानून पढ़ें, उस पर इंटरनेशनल लॉ पढ़ें। उससे पहले देखेंगे कि हमारे मुल्क में उसमें बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए फर्ज करिए सर्कल बने हुए कोई लॉ है और आप नया इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप पहले टिक पे देखेंगे कि क्या वो इन फेवर ऑफ जो कुरान और सुन्ना के कहीं अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो अगेंस्ट नहीं है, उस पर बात ही नहीं हो सकती है। सेकंड बात जो है वो ये है कि कहीं वो इन फेवर ऑफ किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए तो नहीं है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को तो हर मतलब वो फेवर नहीं कर रहा है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, चेक करेंगे क्या वो इन फेवर ऑफ जनरल पब्लिक है, और क्या उसके बाद फाइनली वो कई माइनॉरिटीज को तो हर्ट नहीं कर रहा। अगर ये 4 पैरामीटर्स क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आप बात आगे लेके चलेंगे और एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ जो है वो जाएंगे। ये चीज़ कहलाती है गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अगर कोई मसला उससे बाहर निकल जाता है अकाउंटिंग में, यानी वो जनरल रूल्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं और मुश्किल हो रही है उसको डिसाइड करने में, तो फिर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ जाएंगे जो कि कहलाते हैं आईएएस। और अगर उससे भी ज़्यादा अभी अपडेटेड हो गए, अभी हो गए आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ। ठीक है, यानी इसमें और डिटेल बात होती है। और अभी इस वक्त तकरीबन हमारे पास 25 आईएफआरएस हैं। वो ऐसे मसले हैं कि जिनके ऊपर आपको जो है वो ये भी देखना पड़ता है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बल्कि यहाँ तक गाइड किया जाता है कि उसको लिखा कैसे जाए। एनीवेज, हमारा काम तो गैप पर है, यानी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम जनरल ट्रांजेक्शन अपनी रिकॉर्ड करते हैं वो किन लॉस के को यूज करते हुए करते हैं, वो ये है हमारे पास। वो कौन से कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ही है। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। इनकी फॉर्मेशन पहले मैंने लिखी थी 1 2 3 में, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं और ये आराम से हो जाएंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये अप्लाइड होते हैं बाकायदा हमारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल, उसको छोड़ दें। ये की टर्म को ले लें, हमारे पास की टर्म और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। Going concern concept. This concept states that it should be assumed that the business will continue to trade for foreseeable future, that means at least for 12 months। यानी कि आपको नहीं लगता है कि आपके बिजनेस को अगले 12 महीने में कोई ऐसा खतरा है कि जिसकी वजह से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझें आप कि आपने एक जनरल स्टोर खोला, जो बल्कि मार्ट खोला, जो नए मॉडर्न स्टाइल के होते हैं, बड़े महंगे मार्ट होते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, नया बिजनेस है, नए खर्चे हैं, रेंट का बहुत भारी खर्चा आपके ऊपर है। और आपके मुल्क में कोविड 19 जैसी कोई जो है ना वो कोई डिजीज आ जाती है, ठीक है, और लॉकडाउन हो जाता है। और आपको लगता है कि यार अगले 10 12 महीने तक तो ये लॉकडाउन सिचुएशन रहेगी जिसकी वजह से बिजनेस बैडली हर्ट होगा और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बिजनेस को कंटिन्यू करना। तो ये गोइंग कंसर्न हो गया। अब बिजनेस गोइंग 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 कंसर्न इश्यू फेस कर रहा है, उसको लगता है कि जो है बिजनेस बंद होने की इंटीमेशन है किसी मुल्क में। जैसे फर्ज करें, एक जमाने में जो है वो शीशा बार्स हुआ करते थे, कराची के अंदर बहुत ज्यादा चलते थे, लोगों ने बड़े बड़े शीशा बार्स बना लिए थे। और जो है फर्नीचर भी होता था, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती थी। फिर हमारे ग्रुप में लेजिस्लेशन हुई कि जी ये डिसअलाउड होना चाहिए, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब एक नॉर्मल बिजनेस में अगर गोइंग कंसर्न आ जाए, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाए जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास क्या नुकसान होंगे। उनको सबसे पहले अपनी एसेट इवैल्यूएशन जो है
उसमें फर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप एक चीज नॉर्मली रिवैल्यू कर रहे हैं, नॉर्मली डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और अब आपके मुल्क में ऐसे हर तरफ ही अफरा तफरी है, तो आप वो पैसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। अगर आप सोचें फटाफट क्या है जल्दी से एसेट्स बेचो, जो पैसे बचे हैं वो रिकवर कर लो, तो आपको वो पैसे तो नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे थे। अगर आपकी चीज 10 लाख रुपए की है और आप सोचते हैं कि आफ्टर डेप्रिसिएशन इट्स सपोज टू बी सोल्ड फॉर 800,000 रुपीज, तो वो 800,000 में भी नहीं जाएगी, बामुश्किल उसके 5 लाख रुपए मिलेंगे। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है, वो एक क्वेश्चन जो पास पेपर्स में नजर आया था वो डेप्रिसिएशन का था। आम तौर पे डेप्रिसिएशन में आता है कि जी डेप्रिसिएशन किस चीज़ की एप्लीकेशन है, तो हम बताते हैं कि डेप्रिसिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस एंड मैचिंग और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न होगा तो आप एसेट्स को, गोइंग कंसर्न इशू नहीं है आपके पास, तो आप एसेट्स को नॉर्मली जो है वो ट्रीट करेंगे और डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ये इशू आपके पास आ गया तो फिर डेप्रिसिएशन के नॉर्मल प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं होंगे, ये इसका मतलब है। बहरहाल स्टिक टू द डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है और की टर्म पे आप स्टिक रहें। अक्रूवल और अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि अक्रूवल, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज शुड बी मैच द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं और आसान अगर करूँ तो इसको हमें लिख देना चाहिए, ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस must be record the period in which they are incurred। यानी एक्सपेंसेस और इनकम को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें जिस पीरियड में वो इनकर्ड हुए हैं, उस पीरियड में नहीं जिसमें वो पे हो रहे हैं। तो अक्रूवल और अक्रूवल, प्रीपेड, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम की जो रिकॉर्डिंग, अगर वो बच्चे जो अभी तक ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो वो ये इसकी वो इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रिकॉर्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेंस है जो इस पर्टिकुलर ईयर में इनकर्ड किया है, ठीक है, और आप उसको पे जो है वो बाद में अगले साल कर रहे हैं, तो वो अगले साल का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो आपका इसी साल का एक्सपेंस है, उसको इसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, जिसपे हम अक्रूड प्रीपेड की जो है एडजस्टमेंट्स पास करते हैं। तो ये टर्म है, इजी टर्म मैंने ऊपर लिख दिया, ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। चाहे तो नीचे वाला याद कर लें, स्टेट दैट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज शुड बी मैच्ड टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। शुड बी मैच्ड का मतलब यही है कि जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड की एक्सपेंसेस से उसको मैच किया जाए, ठीक है। इससे ज्यादा इस पे बात की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिखी भी है आपके सामने, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड नॉट बी चेंज विदाउट स्पेसिफिक एंड वैलिड रीजन। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिकली यूज होता है कि डेप्रिसिएशन के लिए, कि भाई आपने एक दफ़ा जो है वो डेप्रिसिएशन पॉलिसी अनाउंस कर दी कि जी, पॉलिसी अनाउंस कर दी कि आप मंथली बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। अब आप अचानक जो है वो ईयरली बेसिस पे शिफ्ट नहीं हो सकते, या ये नहीं हो सकता 3 साल तक आप मंथली चलें और फिर आप जो है वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन पे आ जाएं, अनटिल और अनलेस के आपके पास, आपको स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हो और आपके पास वैलिड रीजन हो, ठीक है। वो फिर ए लेवल्स के अंदर है कि उसको किस तरह अलाउ किया जाता है और क्या है। तो इसका पर्पस क्या होता है कंसिस्टेंसी का, ताकि यूजर जब उसको कंपेयर करे, क्योंकि यूजर्स जो होते हैं वो एक साल की परफॉर्मेंस को दूसरे साल से, तीसरे साल से कंपेयर करते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ना वो इंडस्ट्री के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और ना ही अपने ही प्रीवियस ईयर्स में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फर्ज करें कोई नई ब्रांड आए और वो अपने आप को जो है वो केएफसी और मैकडोनल्ड्स के साथ जो है वो कंपेयर करे कि जी उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारा क्या है, तो उसके लिए पॉलिसीज का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉलिसी सेम नहीं होंगी तो आपके स्टेटमेंट्स ही सही नहीं होंगे, तो आप किसी से क्या कंपेयर करेंगे। एनीवेज, आगे चलते हैं जनाब। देखें इसमें फिर ये एस लेवल अकाउंटिंग के अंदर उन्होंने इसको फर्दर भी जो है वो ए लेवल्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इसको कवर अप किया है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो छोटी सी बात है, ये भी कवर हो गई। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट से दैट दिस कॉन्सेप्ट
It says that financial statement should not take account of items that are trivial or may be misleading. ठीक है। इसकी और एक आसान एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल शुड बी नॉट बी, ठीक है ओके। वो कहते हैं कि जी मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, मतलब जर्नल एक्सपेंसेस के अंदर $50 का कोई छोटा सा एक्सपेंस है, अब उसके लिए अलग से एक हेड जो है वो ना खोलें, बल्कि उसको जर्नल एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस तो ये है। या बहुत छोटी ट्रांजेक्शन जो होती हैं, जैसे फर्ज करें कि आप कैलकुलेटर है आपका, ठीक है, अब कैलकुलेटर जो है आपका वो नॉन करंट एसेट है, टेक्निकली देखा जाए तो वो फॉर यूज इन बिजनेस है। कैलकुलेटर की लाइफ ज़्यादा होती है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में फॉलो करता है, बट हम उसको डेप्रिसिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू को मिसलीड करेगी। अब आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्ज करें कि अगर आपके अंदर 2,000 एम्प्लॉय काम करें, और हर कैलकुलेटर जो है 1,200-1,300 रुपए का या 3,000 रुपए का आजकल कैलकुलेटर है, तो वो लाखों में वैल्यू पहुंच जाती है, तो उससे आपके एसेट्स अपवर्ड वैल्यू पर चले जाएंगे, वो मिसलीडिंग हो जाएगा। ये मटेरियलिटी की जो है वो डेफिनेशन है, और इसको आप इतना ही याद कर लें तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास तमाम ये कैलकुलेटर वाली एग्जांपल जो है वो आपके पास रिकॉर्ड हुई थी है। आमतौर पे मर्टिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल एक्सपेंसेस पे अप्लाई होता है, कि छोटे मोटे एक्सपेंस है। अब फर्ज करें कि आपने किसी मेहमान को फिर जो है ना $5-6 का कुछ जो है वो खिला पिला दिया, तो उसको ऑफिस जो है ना इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में, या कोई बहुत ही कोई उसके लिए जो है ना वो अलग से हेड खोलने की जरूरत नहीं है कि रिफ्रेशमेंट हेड, बल्कि उसको जनरल एक्सपेंसेस में ट्रीट कर देंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो थ्रू आउट हमारी अकाउंटिंग में अप्लाई होता है, स्पेशली जो इसकी एप्लीकेशन है। मैं उस पर बात करूंगा कि हमारी 2-3 एप्लीकेशंस जो है, जिसके अंदर इसकी जो एप्लीकेशंस है वो डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स पे हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। बैड डेट यानी कि इररिकवरेबल डेट्स, ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसके पर्पसेस क्या है वो भी बता देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं। Prudence concept states that losses should be provided as soon as they are anticipated. Profit should not be recognized until they are realized. ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई लॉस होने वाला है, तो आप उसको फौरन से रिकॉर्ड कर लें, यानी जिस पीरियड में आपने उसको रियलाइज किया है आप उसको वहीं पर रिकॉर्ड कर लें। अब क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। अब देखें, आपने एक एसेट लिया, आप उसको बेचेंगे कब? 2-3-4 साल बाद बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको कम पैसे मिलेंगे। कम पैसे मिलेंगे तो क्या वो उसी वक्त का लॉस है जब आपको कम पैसे मिल रहे हैं? नहीं, वो ओवर द इयर्स होता रहा था। तो इट्स एप्लीकेशन और डेप्रिसिएशन जो है वो ये होता है कि आपको हर साल रियलाइज होता है कि कुछ लॉस आपने कर दिया है डेप्रिसिएशन का, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैड डेट, अगर आपको लगता है कि कोई बैड डेट्स जो है वो आपके अगले साल आपके यहाँ पे रिसीवेबल का बैलेंस है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के आपके पास बैलेंसेस आए जो आपके करंट ईयर के डेटर्स हैं, ठीक है। अब डेटर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है रिसीव तो आपको अगले साल में होंगे, और अगर उनमें से कुछ भाग गए या बैड डेट हो गया तो वो भी अगले साल का इवेंट है। लेकिन अगर आपको इंटीमेशन है कि ये डेटर्स पूरे रिकवर्ड नहीं होंगे, तो आप ईयर एंड पे यहीं पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आप उस बैड डेट को एक्सपेंस को, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। सो योर एसेट्स आर नॉट ओवर वैल्यूड, योर प्रॉफिट इज नॉट ओवर स्टेटेड। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, आपका जो जो एसेट्स हैं वो भी ज्यादा नहीं होंगे। कोशिश करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का पर्पज ये है कि आप में जितने भी आपको खदशात हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करके जो प्रॉफिट दें वो आपका रियल नेट प्रॉफिट हो। प्रॉफिट को आप अंडर स्टेट करके चलते हैं जितने, यानी आप जब यूजर को इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो जो प्रॉफिट आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो यूजर को होगा कि यार ये तो गारंटीड प्रॉफिट है जो हुआ है हर तरह के लॉसेस निकालने के बाद। आप डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स तो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस है ना, यानी उसमें आपका कैश तो नहीं जाता, लेकिन आप फिर भी माइनस करते हैं, तो एक्चुअल कैश आपके पास ज्यादा आया हुआ होता है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाते हैं कि ये रियल प्रॉफिट है। लेकिन इसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली अगर आपकी कोई इनकम होने वाली है, मतलब आपने कोई एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, और कोई बड़ा एग्रीमेंट है कि जी ओवर 3 इयर्स जो है वो ये चलेगा, और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपको 25,000 रुपीज का एक टोकन मनी भी मिल गया,
तो आप फौरन से सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप, क्योंकि आप फौरन से सेल रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। जब तक एक सब्सटेंशियल अमाउंट की सेल्स हो नहीं जाती, तब तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को आप डेप्रिसिएशन और बैड डेट की हद तक रखें, कि जो आपके एंटीसिपेट की जो की टर्म है उसके साथ स्टिक रहें, कि जो भी आपके लॉसेस हैं जो आपको एंटीसिपेटेड है वो आप फौरन रिकॉर्ड कर लें। एक और एग्जांपल भी आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एक जो है वो सिविल सूट फाइल हो गया, आपके पास आपके जो है एक केस हो गया, ठीक है। और सिविल सूट फाइल हो गया, साल के शुरू में हुआ, साल का आखिर आ गया, और आपने कहा जी सिस्टम है, केस सालों साल चलता रहेगा। लेकिन आपके वकील ने बनाया कि जी केस तो खत्म हो जाएगा, और जितने पैसे हमसे मांगे गए उतने देने भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये जब भी खत्म होगा ना, जब भी खत्म होगा एक छोटी मोटी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो पेनल्टी आपको बाय द ईयर एंड रिकॉर्ड करनी है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। और ये जितनी भी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ये ए लेवल्स वालों के लिए भी हैं और ये ओ लेवल्स वालों के लिए भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी भी है सारी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की आसान डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी भी है यहाँ पे, ठीक है। दैट ऑल रेवेन्यू, मतलब इसमें लिखा हुआ है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। यानी बिजनेस कोई और चीज़ है, ओनर कोई और चीज़ है। ये तो हम बिल्कुल मेरे पहले लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, कि जब ओनर पैसे देता है बिजनेस को, तो बीइंग अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस ओनर को एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। दूसरी बात कॉन्सेप्ट की, अगर हम तो ये की टर्म भी पढ़ लें, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट ओनली दोज मैटर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यानी कि ओनर अपने प्राइवेट फंड से, अपनी पॉकेट से कोई एयर टिकट अगर परचेज कर रहा है, तो ओनर का अपना मसला है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ओनर बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल के अपना पर्सनल कोई एक्सपेंस करेगा, देन ही नीड टू रिकॉर्ड ड्रॉइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैंक अकाउंट हर्ट होगा, वो इफेक्ट होगा, तो नाउ यू नीड टू रिकॉर्ड इट। ये कॉन्सेप्ट आपको ये एलैबोरेट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आ, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दैट दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, कि ना सिर्फ हिस्टोरिकल पे रिकॉर्ड करेंगे बल्कि उसको होल्ड भी करेंगे। आप फर्ज करें कि आपने एक जो है वो कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय किया है, बैंक क्रेडिट किया है। अब उसकी मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, वो नया कितने का है, यूज में कितने का, लेकिन जो पैसे आपने पे किए ना, वो आपने रिकॉर्ड करने हैं। और ना सिर्फ रिकॉर्ड करने, बल्कि मैं एक यहाँ पे वर्ड लिखूं, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। और ये कॉस्ट अकाउंट, जो बच्चे मेरे साथ डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं उनको पता है कि जब तक एसेट आप होल्ड कर रहे हैं, तब तक ये कॉस्ट अकाउंट में वैल्यू पड़ी रहेगी। बिजनेस हिस्टोरिकल कॉस्ट को होल्ड करेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एसेट सिर्फ नेटबुक वैल्यू पर रिकॉर्ड हो रहा है और हमें पता ही नहीं है कि एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या है। हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और हम उसे होल्ड भी करेंगे, ताकि हमें ऑल, जब तक वो बिजनेस में एसेट है, हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनली हमने कितने में परचेज किया था। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे और कोई अगर आपके पास हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ऊपर जो आपने पढ़ा था ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये इससे लिंक करता है, ठीक है। मैं इसको और इलैबोरेट कर देता हूँ और भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड ईदर व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड और व्हेन एन इनवॉइस हैज बीन इशूड। बिल्कुल सही है। देखिए हमारे पास जो जनरल रूल है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का, वो ये है कि यू कैन ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जैसे सेल्स की ट्रांजेक्शन है। अब एक कस्टमर है, वो आपके स्टोर से सामान ले गया है, ले गया है, तो आप सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते। जब आप बिजनेस इनवॉइस जनरेट करेंगे, यानी कि अब इनवॉइस जनरेट, इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
तो जब आप इनवाइस जनरेट करेंगे तब आप कस्टमर को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तब आपकी सेल्स रिकॉर्ड हो गई। ये एक एग्जांपल है, मैं और भी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात है, अ, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये कि या तो फिर आपका जो लीगल टाइटल है वो ट्रांसफर हो गया हो। अब आपने फर्ज करें कोई ऐसा इक्विपमेंट बेचा या आपने गाड़ी बेची, ठीक है, और आपको अभी तक पैसे नहीं आए। आपकी पर्सनल कार, ये बिजनेस की मोटर व्हीकल है, और वो मोटर व्हीकल आपने सेल कर दी है और आपको पैसे अभी नहीं आए। तो आप उसको उस वक्त अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और मोटर व्हीकल क्रेडिट कर सकते हैं जब, अगर आपने उसका टाइटल, यानी कि आपने जो जो भी हमारे लीगल ऑफिसेज हैं, एक्साइज वगैरह, वहां जाके आपने नाम पे ट्रांसफर करवा दी सामने वाले पार्टी के, तब आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसकी तीसरी एग्जाम्पल, अब फर्ज करें, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक तो बात ये हो गई कि सबसे पहली बात कि वो ट्रांजेक्शन तभी रियलाइज होगी जबकि या तो उसके पैसे आ जाएं या फिर आपने इनवॉइस इशू कर दी। ओ लेवल्स में तो इसका इतना ही ताल्लुक है, ए लेवल्स में थोड़ा ये आगे चली जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल आपको दी थी, उसको मैं एक और बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये फर्ज करें कि आपने एक आइटम सेल किया, ठीक है, और वो आइटम जो है वो सेल और रिटर्न बेसिस पे था। मतलब आपने ऑर्डर किया कि जी आप एलसीडी ले जाएं $300 की, और 30 डेज मनी बैक गारंटी है कि अगर आपको 30 डेज में समझ में नहीं आते, 30 डेज अगर आपने जो है वो 30 डेज में अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप एलसीडी हमें रिटर्न कर दें और अपने पैसे आप हमसे ले जाएं। ठीक है। अब इस केस के अंदर यू कैन नॉट डेबिट बैंक एंड यू कैन नॉट क्रेडिट सेल्स। कुछ और ट्रांजेक्शन होगी, सेल और रिटर्न बेसिस होगा, बीइंग अ लायबिलिटी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। बीइंग उस सेल को एज अ बीइंग अ लायबिलिटी टेम्परेरी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, 30 डेज गुजर गए, टाइम लैप्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, टाइम लैप्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आप उसको जो है वो अ, अपनी नॉर्मल सेल्स में काउंट करेंगे, क्योंकि 30, आप वो 30 डेज बाद अगर कस्टमर आ भी गया तो आप उससे कहेंगे भाई अब तो जो है ना वो टाइम पूरा हो गया, टाइम 30 डेज का था, वी कैन नॉट एक्सेप्ट अ रिटर्न। तो ये आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये तो ये एक बात ये भी हो गया। आई थिंक कि ये मोर देन इनफ है एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए समझने के लिए कि इनकम्स। अब इसको कनेक्ट कर दें प्रूडेंस के साथ। एक्सपेंसेस आपको जैसे ही लगते हैं प्रोबेबल हो गए और अनअवॉइडेबल हैं, फौरन रिकॉर्ड करेंगे। आपको खतरा है कि चीज की वैल्यू में कमी आ रही है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई इनकम होने वाली है तो इनकम आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इनकम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको इनकम जनरेट होगी। ठीक है। मतलब आप किसी सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट में गए, यानी आप फिजिकल गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप हमें पैसे देंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फटाफट आप ये नहीं कर सकते कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विसेज इनकम क्रेडिट, नहीं। वो जब तक इनकम रिसीव नहीं हो जाएगी, या जब तक कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हो जाएगा, या जब तक कोई 25% ऑफ द सेल्स आपको रिसीव नहीं हो जाएगी, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। Money measurement concept. Money measurement concept, it says that financial statement should only be recorded information that has a monetary value. ये बहुत ही आसान वो है, इस पे क्या बात करें। सिर्फ वही आइटम्स रिकॉर्ड हो सकते हैं जिनकी कोई मनी मेजरमेंट या मनी मॉनेटरी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज हार्ड वर्क। ठीक है। अब इसको आप एसेट के तौर पर ट्रीट नहीं कर, फर्ज करें आपको लगता है आपके एम्प्लॉय बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और बड़े रेयर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और मतलब एक्सक्लूसिव है, यानी और किसी के पास ऐसे एम्प्लॉय नहीं है, और आप समझते हैं ये हमारा एसेट है, तो हम क्यों ना इसको एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर लें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, या इनकम उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे कि जब उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कंपेयर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक एप्लीकेशन है गुडविल, ठीक है।
अब गुडविल जो है वो, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी गुडविल जो है वो रिकॉर्ड होती है, हाँ जी रिकॉर्ड होती है, पार्टनरशिप में रिकॉर्ड होती है, नॉर्मल बिजनेस में भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन वो हो सकती है, गुडविल वैल्यू की जा सकती है, वैल्यूअर्स होते हैं, अगर वो वैल्यूअर्स आपको वैल्यूएशन दें तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये ऊपर वाली चीजें, इमोशंस हो गए, ठीक है, इमोशंस जो है किसी के साथ आपके मतलब बिजनेस के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो आप इमोशंस को जो है ना वो नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इमोशंस पे केस हो सकता है, वो एक अलग स्टोरी है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे सर अदालतों में केस होते हैं कि जी हमारे इमोशंस हर्ट हुए तो हमें जो है ना वो पैसे दिए जाएं, वो एक अलग स्टोरी है। बिजनेस की रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट, every transaction has a debit and every transaction has a credit, every transaction has a two sides of transaction, ठीक है, two effects of a transaction, ठीक है। The accounting principle states that every business transaction has two aspects leading to making two entries for each transaction in accounting record। चाहे आप सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हो या चाहे आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हो, अगर आप कस्टमर डेबिट करेंगे तो आप सेल्स क्रेडिट करेंगे, अगर आप परचेजेस डेबिट करेंगे तो सप्लायर को क्रेडिट करेंगे या बैंक को क्रेडिट करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी उसके दो इम्पैक्ट्स होंगे, और वो आपको, हमें डबल एंट्री कॉन्सेप्ट्स में डबल एंट्री रिकॉर्ड, फाइल रिकॉर्डिंग डबल एंट्री नजर आ जाता है। तो इससे ज्यादा इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर कुछ जो है अकाउंट, ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। पॉलिसीज अलग मैटर है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो हमारे पास है, एक कंपेरेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी एक ये भी होनी चाहिए, जो ऊपर पॉलिसीज हमने पढ़ी थी ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन पॉलिसीज की बात हो रही है कि उन पॉलिसीज के अंदर एक पॉलिसी होती है कंपेरेबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेरेबल विद सिमिलर इंफॉर्मेशन विद बिजनेस, विद द सेम बिजनेस और अदर एन अदर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो विद अदर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री, या आपका बिजनेस जो है, आप ही का बिजनेस डिफरेंट सालों के अंदर कंपेरेबल होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो एक अलग ही स्टोरी दिखा रहा है, दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल ही अलग स्टोरी दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता। उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो हमारे पास ये आ गई कि कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आ जाता है। पॉलिसी है बेसिकली, ये पॉलिसीज हैं, तो प्लीज रिमेंबर कि ये हमारे पास पॉलिसीज में फॉल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? चलें, इस एडिटिंग के काम को बाद में कर लेंगे, हम पहले टॉपिक को देख लेते हैं। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो रेलेवेंस है। आपकी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू योर एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? मस्ट बी प्रोवाइड इन टाइम फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी मेड, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उसी पीरियड की होनी चाहिए जिस पीरियड के आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। यानी अगर आपने डिविडेंड अनाउंस करना है तो वो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। या जो इवेंट्स हुए हैं, फर्ज करें कि कोई इवेंट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ जो ओ लेवल्स वाले हैं या ए लेवल्स वाले हैं वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली वो अच्छा खासा मिनिमम 15-20 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, उसके अंदर जो है कंपनीज की पॉलिसीज भी बताई भी होती हैं, उसके अंदर जो है ना कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्ट्स भी बताए हुए होते हैं। और अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट है जो कि मतलब बताना, डिस्क्लोज करना जरूरी है, जैसे कोविड के दिनों में लोगों ने जो है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने स्पेशल नोट्स डाले और बताया कि कोविड से उनकी मेडिसिन के ऊपर या सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आए, तो वो रेलेवेंस इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद होनी चाहिए। कैन बी यूज टू कंफर्म और करेक्ट प्रायर एक्सपेक्टेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स। अब अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, जैसे कोविड हुआ है, और अब कोविड खत्म होने लगा है, तो आगे जो आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ओ लेवल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होने चाहिए। रेलेवेंस की बात करूं तो जो ट्रांजेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी एक्टिविटीज से, आपके फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। इससे ज्यादा इस पर बात करने की नीड नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इज एबल टू हेल्प फॉर्म रिवाइज एंड कंफर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। तो ये ए लेवल्स वाला टॉपिक आ जाता है कि जी आप अगर अपना बजट रिवाइज कर रहे हैं तो वो भी रेलेवेंस पॉलिसी के अंदर आ जाता है। रिलायबिलिटी,
रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। रिलायबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर रिलायबल नहीं है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि जो है लिखा हुआ है, डिपेंड अपॉन बाय यूजर्स एज बीइंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखें, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। अब अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल ही नहीं है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो स्टेक पे आ जाएगी ना। तो जब वो रीड कर रहे हो तो इतने रिलायबल होने चाहिए कि वो आपकी बातों पे यकीन कर सकें कि अगर आप कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट ईयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें अच्छा प्रॉफिट होगा बीइंग बेस्ड ऑन द करंट इनकम स्टेटमेंट, तो वो इनकम स्टेटमेंट आपका रिलायबल होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल, आप उसको वेरीफाइबल भी होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई जो वेरीफाई नहीं हो सकती है। मतलब अगर आप सेल्स कह रहे हैं कि हमारी सेल्स बहुत सुपर है, तो सेल्स नज़र भी आनी चाहिए, वो वेरीफाइड भी होनी चाहिए, बैंक में उतने पैसे नज़र भी आने चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस, मतलब बायस का मतलब है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई उसके अंदर आपने कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं की हुई हो, उसमें आपने कोई फ्रॉड और एरर्स नहीं किए हुए हो, आपने विंडो ड्रेसिंग ना की हुई हो कि असल में तो कुछ और हुआ है लेकिन आप उसको दिखा कुछ और तरीके से रहे हैं, या दिखा तो कंप्लीट बात रहे हैं लेकिन इस तरह दिखा रहे हैं कि उसको वो उसको कोई पकड़ नहीं पाए। फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट एरर्स, एरर्स नहीं होने चाहिए। प्रिपेयर्ड विद सुटेबल क्वेश्चन टू जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स, यानी कि इसके अंदर का मतलब है कि जो आपके प्रोविजंस वगैरह होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशंस, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो है ना बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दें। तो ये एक बात हो गई। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास, लास्ट जो हमारे पास वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि यूजर पढ़ ही नहीं पाए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो जो है वो हमारे आईएएस में आ जाती है, स्टैंडर्ड्स में आ जाता है कि जो जिस तरीके से जो है वो जस्ट होल्ड डाउन। अच्छा जी, अंडरस्टैंडेबिलिटी पे बात होती है। रियली सॉरी, मुझे कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेना पड़ा। अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो ये होती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो लोगों को। मतलब इसके लिए तो बाकायदा आईएफआरएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये बाकायदा गाइड करते हैं कि आपने इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट किस तरह लिखने हैं, किस तरह वो नजर आने चाहिए, ताकि यूजर को हर दफा जो है कंसिस्टेंस कंपेरेबिलिटी जो है मिल सके और उसको समझ में आए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इवेंट हुआ हुआ है और वो आपने बीच में छुपा दिया है और वो यूजर को समझ ही नहीं आ रहा, वो पढ़ी नहीं, वो अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा। इनके ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर डन विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल अदर थिंग, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके मैंने आपसे कहा कि ओ लेवल्स में भी और ए लेवल्स में भी जो है ना वो क्वेश्चंस फॉर्म होके आते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको, ये छोटा सा एक लेक्चर है, इसको सुन लें। इट विल इंश्योर एट लीस्ट 4 to 5 मार्क्स इन योर पेपर, जो कि बड़े मैटर करते हैं। एवरी मार्क एक्चुअली मैटर्स। तो दैट्स इट, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।